हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये आपके कलाम के द्वारा जो रीट पात्रता होने वाली है उसके लिए सभी को जीस्ट बुकलेट ये प्रोवाइड करवाई गई थी जिन्होंने प्री एग्जाम दिया था। अगर जिन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने टेलीग्राम से पीडीएफ वगैरह ये ले रखी है। तो देखिएगा, इसमें जो भी थ्योरी दे रखी है ना वो टू द पॉइंट है, और जो अब तक क्वेश्चन बन रहे हैं ना उन्हीं टॉपिकों को इंक्लूड किया गया है। डिटेल ज़्यादा नहीं दी गई है, आप देख लेना पढ़ के इसे, कम पेजों में और टू द पॉइंट सही दे रखा है। यानी ओवरऑल ये होता है एग्जाम से पहले इस प्रकार की बुकलेट मिल जाए तो निश्चित तौर से आप उसे रिवाइज बहुत बार कर सकते हैं। तो आप खुद से पढ़ेंगे ना वो बेस्ट रहेगा इसे। बाकी हम इसमें टीचिंग मेथड के जो कुछ पेज दे रखे हैं, करीबन 8-9 पेज, उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा थ्योरी बहुत अच्छी प्रकार से दे रखी है। चाहे जैसे शुरुआत हम करें वर्ल्ड ज्योग्राफी से, सौरमंडल के बारे में, तो निश्चित तौर से टू द पॉइंट उतनी ही बातें लिखी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करीबन 126 नंबर पेज है शायद, तो उसमें दे रखी है आपकी टीचिंग मेथड। वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये 126 तो नहीं है, पर 129 नंबर पेज पे जरूर दे रखी है। देखिएगा, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान अध्ययन की शिक्षण विधियाँ दे रखी हैं। इसमें स्पष्ट तो इतना नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी पीडीएफ के थ्रू तो आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर ये बुक खरीदेंगे तो फिर तभी क्वालिटी वगैरह ये सही दिखाई देगी इसमें। देखिएगा, इसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। ये निश्चित तौर से चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें, जो सेकंड ग्रेड के टीचर बनते हैं, तो उसमें भी एसएसटी के संबंधित आपके 20 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के, वो भी परिभाषाएं यहाँ इंक्लूड की गई। और रीट में पूछे हुए अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, उनमें जो परिभाषाएं हैं वो एक जगह लिख दी है, और कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनके द्वारा भी ऐड की गई है। देखिए, इन परिभाषाओं को आप खुद से ही देख लें, क्योंकि ये तो कुछ शब्दों को है, इसमें से आप अपने हिसाब से ट्रिक के हिसाब से याद कर लें। जैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन के रिसर्च की डेफिनेशन सामाजिक के बारे में ये दे रखी है, तो इसमें से कुछ पॉइंट निकालें अपनी तरफ से याद करने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार या आप इन्हें बार बार रिवाइज करते रहें तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये डेफिनेशन इसके द्वारा दी गई है, ठीक है। जैसे अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन कमीशन और सोशल स्टडी की ये डेफिनेशन है सामाजिक के बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी जो अपना जो बुकें बनाता है, तो निश्चित तौर से उनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसके द्वारा ये डेफिनेशन है, और आपका जो यूएसए परिषद है, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन के माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है ये। कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, और 2022 में द्रुकिम की पूछी ली गई थी ये डेफिनेशन कि जो शिक्षा है वो नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये डेफिनेशन 2022 में पूछी जा चुकी है। और ये फेयर चाइल्ड वाली ये भी पूछी ली है। तो निश्चित तौर से ये परिभाषा वही है जो एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। जैसे ईवी वैसली के अनुसार क्या कहा है सामाजिक विज्ञान के बारे में, ठीक है। और ये माइकल इसकी ये भी पूछ ली गई है। एमपी मुफाफ्त है, इनकी भी पूछ ली है, और ये एमपी मुफाफ्त की 2 डेफिनेशन है, तो ये दोनों ही दे रखी हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपके जैसे निकालसन तथा राइट के अनुसार ये डेफिनेशन है, और आपके फॉरेस्टर के अनुसार ये डेफिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनसे ही रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन मोस्टली। अब दे रखी है सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं या क्षेत्र। तो जैसे कि ये तो नॉर्मली आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि ये मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है, ये सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, और इसमें जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों का जो में इसमें सामग्री इंक्लूड होती है। और इसमें ये भी बताया गया है कि यह जो विभिन्न विषय होंगी ना, इनका योग है मात्र ना होकर क्या है, ये एकीकृत उपागम होती है, और यह मनुष्य के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के संबंध स्थापित करती है। बाकी इसमें और भी देख सकते हैं। अब आइएगा, यहाँ से सामान्य उद्देश्य होते ना, यानी कह सकते हैं हम सामाजिक विज्ञान के सामान्य उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है या उपयुक्त सभी भी ऑप्शन मिलता है तो वो इन्हीं से मिल जाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य हैं उत्तम नागरिकता का विकास करना, सामाजिक विरासत एवं संस्कृति का ज्ञान होना, विभिन्न वृत्तियों और कौशलों का, यानी नॉर्मली आप खुद से भी पढ़ेंगे, ये नॉर्मली आपको याद हो जाएगा। और इस प्रकार की विशेषता पॉजिटिव में देखी जाती है, तो ऑप्शन देखते ही बन जाते हैं। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार है उच्च प्राथमिक जो अपर प्राइमरी होता है उस लेवल पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें आप एक बार ध्यान से देख लें, ठीक है। इसके अलावा यानी ये टोटल के एनसीएफ 2005 ने कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में क्या क्या है, सोशली स्टडी के बारे में किन किन चीज़ों की बात कही गई है, बस ओवरऑल वही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी पॉइंट दे रखे हैं। देखिएगा, ये जो है ना प्रायोजना विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो एसएसटी का कोई भी ऐसा पेपर है जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन इससे ना पूछे जाते हो, ठीक है। यानी जो 10 क्वेश्चन के लगभग आते हैं आपके एसएसटी में, बाकी 50 क्वेश्चन का तो कंटेंट ही होता है आपका, बाकी जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो टीचिंग मेथड के होते हैं एसएसटी के। अगर प्रायोजना विधि की बात करें, आपने किसी टीचर के थ्रू या कोई अन्य गाइड किसी से पढ़ रखी ना, तो वही नोट्स रिवाइज करें लास्ट टाइम पे, तो क्योंकि इनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं, या तो इनके स्टेप ले लिए जाते हैं, या ये पूछ लिया जाता है कि इनका विचार था, या किन को इसका प्रतिपादक माना जाता है, प्रोपाउंडर, यही आते हैं। और कब दी गई थी, इसमें कितने स्टेप होते हैं, मोस्टली उनके क्रम को लेकर पूछ लेते हैं स्टेप। तो देख लीजिएगा, इसमें प्रायोजना विधि है, इसमें प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। देखिएगा, जो प्रयोजनवाद है इसका विचारधारा मानते हैं, उनका श्रेय जाता है वो जॉन डीवी को जाता है, और जॉन डीवी के शिष्य रहे थे किलपैट्रिक।
तो इन्होंने 1918 में दी प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी भी पूछ ली जाती है कि इनकी ये बुक थी, इन्हें ये नामक शोध पत्र प्रकाशित किया था। विलियम एच जो किलपैट्रिक हैं, ये इसके जनक माने जाते हैं, किसके, प्रायोजना विधि के। बाकी स्टीवेंस के अनुसार है, या स्टीवेंसन बोलते हैं, इनके अनुसार ये डेफिनेशन ऑलरेडी पूछी गई है। ये आपके किलपैट्रिक के अनुसार क्या बताया गया है, प्रोजेक्ट एक सामाजिक वातावरण पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, ये भी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। बेलार्ड के अनुसार क्या कहा गया है, वो भी डेफिनेशन पूछी जा सकी है। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे ब्रिंक के अनुसार क्या कहा गया है। अब इंपॉर्टेंट ये चीज़ होते हैं, प्रायोजना विधि के जो आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा निम्न में से नहीं है, ऐसे बना के क्वेश्चन आ जाता है। बाकी है प्रायोजना विधि के सोपान कितने हैं। इसके देखो मुख्यतः तो इसके 6 ही हैं जो हम क्वेश्चन बनते प्रीवियस के आपने देखे होंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये बना था, ये वाला रीट में ही पूछा जाता है लेवल फर्स्ट में कि किलपैट्रिक के अनुसार, हालांकि नाम नहीं दे रखा था उसने, प्रायोजना विधि के सोपान कितने हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन था, 6 भी था, 5 भी था, एक और था, कोई 3 था। तो बोर्ड ने पहले से 4 आंसर माना, फिर उससे 6 भी माना। तो हालांकि ये 6 से ही क्वेश्चन बनते हैं। इन स्टेपों को रैंडमली दिया जाता है, वो क्रम में सजाने के लिए बोलता है। तो ये 6 स्टेप हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे परिस्थिति का उत्पन्न करना, फिर या प्रोजेक्ट का चयन करना या योजना बनाना, वो एक ही बात है। ठीक है, योजना का फिर कार्यक्रम बनाना, फिर क्रियान्वयन करना, फिर लास्ट में जाके योजना के जो भी कार्य हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर लास्ट में क्या किया जाता है, जो भी आपने मूल्यांकन निकाले है उसका रिकॉर्ड किया जाता है, यानी लेखा जोखा रखा जाता है। तो इस प्रकार ये 6 स्टेप हो जाते हैं। अब ये ध्यान रखना, विशेषकर किलपैट्रिक के अनुसार पूछे गए जो आपकी प्रायोजना विधि है उसके सोपान कितने बताए थे, तो वो 4 ही बताए थे मुख्यतः। कौन से, एक तो उद्देश्य जैसे परिस्थिति का निर्माण करना होता है, दूसरा होता है योजना बनाना, तीसरा होता है क्रियान्वयन, लास्ट में होता है मूल्यांकन। ये 4 स्टेप भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रायोजना विधि के प्रकार कितने हैं, ये भी क्वेश्चन हालांकि पूछा तो नहीं गया, पर फिर भी विभिन्न जो भी शिक्षा शास्त्री रहे हैं उनके अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकार बताए गए हैं या वर्गीकरण किया गया है। जैसे किलपैट्रिक के अनुसार 4 प्रकार बताए गए थे, लेकिन यहाँ पे ये प्रकार बता रहे हैं ना, जैसे रचनात्मक, अभ्यासात्मक, समस्यात्मक, रसास्वादन, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कौन सा स्टेप नहीं है, इस प्रकार बन जाता है। एक हुए चार्ल्स ए मकमरी के अनुसार, इनके अनुसार जैसे हस्तकला, औद्योगिक, विज्ञान, ऐतिहासिक व जीवन प्रोजेक्ट और साहित्यिक संबंध, इनके द्वारा ये बताए गए थे प्रकार। बाकी जो अल्सवर्थ हैं कॉलिक्स के अनुसार ये खेल, ब्रह्मांड, कहानी, नैतिक। बाकी थॉमस एम रिच के अनुसार है जैसे उत्पादनात्मक, अधिगम, बौद्धिक और या समस्यात्मक। ये प्रकार बताए गए प्रोजेक्ट के, अलग अलग मनोवैज्ञानिक, लेकिन किलपैट्रिक के अनुसार ही ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं के ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन। बाकी प्रायोजना विधि के सामान्य गुण है जैसे कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित किसके, थॉर्नडाइक के सीखने के कौन से 3 नियम है मुख्य, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, इन तीनों पर डिपेंडेबल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, करके सीखने या लर्निंग बाय डूइंग एवं जीवन द्वारा सीखने या सीखना, लर्निंग बाय लिविंग नियम पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर। एक तो ये थॉर्नडाइक वाले मुख्य नियमों पर आधारित है, एक करके सीखने पर और जीवन द्वारा सीखना इसके महत्वपूर्ण विधि का गुण माना जाता है। बाकी प्रायोजना विधि से शारीरिक मानसिक गतिविधियों को एकीकृत करती है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव इससे प्राप्त होता है या ज्ञान होता है। ठीक है, बाकी है और इस विधि से जो भी प्रोजेक्ट कार्य किया जाता है वो जीवन उपयोगी होता है और वास्तविकता से संबंधित होता है। बाकी रचनात्मक अनुशासन बना रहता है और गृह कार्य की समस्या से मुक्ति मिल जाती है और यह विधि समवाय रूप से शिक्षण देने की आदर्श विधि मानी जाती है। अब इसके दोष भी है और दोष भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अत्यधिक महंगी है, समय अधिक लगता है, ज्ञान खंडों में विभाजित करके प्रदान किया जाता है जिससे क्रमबद्धता, तारतम्यता और पूर्णता का अभाव होता है। अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और जो भी उपयुक्त पाठ्य पुस्तक होती है, संदर्भ पाठ्य पुस्तकों का यहाँ पे अभाव भी पाया जाता है। उच्च शिक्षित जो भी या कह सकते हैं जो भी प्रशिक्षित जो भी टीचर होंगे या अध्यापक होंगे उनकी पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता रहती है, यानी इतने टीचर नहीं मिल पाते कि इस जो भी प्रोजेक्ट मेथड विधि है उसे संपन्न करा पाए। बाकी यह सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण व्यक्तिगत रुचियों की अवहेलना होती है, ये वाला स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। अब देखिएगा, इसमें एक और पूछा जाता है कि प्रत्या एवं अनुभाविक साक्ष्य जैसे इंक्वायरी या एम्पिरिकल एविडेंस बोलते हैं, ये प्रत्या प्रतिमान है, ये किसने दिया था, इसका मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंडर में। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूछताछ करना। यह ज्ञान प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक और तार्किक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी विषय या घटना समस्या की गहन जांच या विश्लेषण के लिए शामिल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित अध्ययन किया जाता है। यह प्रश्न पूछने और जिज्ञासा विकसित करने की प्रोसेस होती है। इसमें वही तर्क और विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे ऐतिहासिक शोध में प्राचीन दस्तावेज और या अवशेषों की जो भी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं खोजा हो, हेतु परीक्षण या जनसंख्या सर्वेक्षण और साक्षात्कार, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
अब परीक्षा मॉडल के निम्न प्रकार होते हैं। देखिए जैसे पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जैसे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बोलते हैं, ये रिचर्ड सचबेंड ने दिया था, ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी ये सामाजिक पूछताछ प्रतिमान है, ये सोशल इंक्वायरी मॉडल है, ये आपके मैसियप्स और एवं बेंजामिन कॉक्स ने दिया था, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है इस प्रकार की। बाकी जैविक विज्ञान पूछताछ है प्रतिमान है, ये बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल है, ये आपके जोसेफ जी सकबाब ने दिया था, ये भी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चन किए होंगे ना तो आपको इन चीज़ों का अनुभव होगा, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं जो भी मॉडल होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि जो भी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है, ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, ये जैसे हम बात करें पहले मॉडल की जो पूछताछ से वाला है कि इस मॉडल का विकास है रिचर्ड सचमैन ने किया था, ठीक है। और इनके बारे में और चीज़ें दे रखी, जैसे रिचर्ड सचमैन का परीक्षा मॉडल है वो मतलब आगमनिक तर्क, यानी इसे इंडक्टिव बोल सकते हैं या आगमनात्मक बोल सकते हैं, तर्क पर आधारित होता है। ये उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल विकास के लिए बहुत उपयोगी है। इनमें प्रमुख मान्यताएं वो इस प्रकार दे रखी हैं। ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। किसी भी प्रश्न का कोई भी एक उत्तर नहीं होता है। किसी भी समस्या का एक हल निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। विद्यार्थी किसी भी समस्या से निपटने के लिए कुछ पूछताछ की प्रक्रिया सहायता लेता है। जब वो उलझन या परेशानी महसूस करता है तो तब वो प्राकृतिक रूप से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो ये इसके पॉइंट दे रखे हैं, प्रमुख मान्यताएं। क्वेश्चन आता है इससे प्रश्नावली को लेकर कि सीधे पूछता है कि प्रश्नावली किससे संबंधित है, एक और आता है प्रश्नोत्तर विधि फिर किससे संबंधित है। ये दोनों ही क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि तो ये फिर आपके दी है सुकरात ने, ठीक है। और प्रश्नावली किसने दी है, प्रश्नावली दी है वुडवर्थ ने। जी स्टैनी हॉल ने भी इसे लोकप्रिय बनाया, किसी प्रश्नावली को। इसमें प्रश्नों की सूची के माध्यम से आवश्यक सूचना एकत्रित की जाती है और प्रश्नावली के प्रकार भी होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे बंद प्रश्नावली, खुली, चित्रित प्रश्नावली या मिश्रित और डाक प्रश्नावली। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिएगा और जो भी प्रश्नोत्तर विधि है, अब हमने अब तक देखी थी जो प्रश्नावली थी जो वुडवर्थ से संबंधित थी, ये है प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। इसे जनक माने जाते हैं सुकरात। इस विधि में अध्यापक प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। छात्र अध्यापक दोनों इसमें सक्रिय रहते हैं। छात्रों की रुचि है वो जिज्ञासा बनी रहती है। विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी देता है। छात्रों का मूल्यांकन भी साथ साथ होता रहता है। दोष केवल इसका ये है कि केवल उच्च स्तर बच्चों के हेतु उपयोगी संकालु विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी होते हैं वो प्रश्न पूछने में संकोच करते हैं, इसकी एक ये कमी रह जाती है। नेक्स्ट देखिएगा अनुभाविक साक्ष्य, जिसे एम्पिरिकल एविडेंस बोलते हैं। ये क्या चीज़ होती है, देखिएगा ये अनुभाविक साक्ष्य वे प्रमाण होते हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव या प्रयोग अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ये साक्ष्य किसी भी धारणा या सिद्धांत या निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए उपयोगी होते हैं। ये व्यक्तिपरक न होकर वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा इसका एक उदाहरण है कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के आंकड़े, किसी भी औषधि की प्रभावशीलता जांचना, जो भी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक परीक्षण करना, ठीक है। तो ये जो भी परीक्षण होंगे वो आगमन होंगे, फिर निगमन होंगे, फिर परीक्षण किया जाएगा, फिर मूल्यांकन किया जाएगा, फिर वही परीक्षण, ये क्रम चलता ही रहता है। एक है अवलोकन का प्रयोग प्राथमिक स्रोत, जबकि समाचार पत्र, लेख, रिपोर्ट ये द्वितीय स्रोत में आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये होता है जब जनगणना होती है ना तो उसके लिए टीचर लगाए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि जो प्राइमरी टीचर होते हैं वही लगाए जाते हैं मोस्टली। तो घर में जाके पूछते हैं कितने मेंबर हैं और बच्चे कितने हैं और बड़े या बुजुर्ग कितने हैं। तो इस प्रकार के आंकड़े होते हैं, प्राथमिक होते हैं। जब उन्हें लेकर सरकार पब्लिश करती है फिर वो सेकेंडरी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये कुछ इसमें विशेषता दे रखी है। बाकी इनमें अवलोकन व प्रयोग के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, जिनके विश्लेषण की सत्यता असत्यता की जांच की जाती है। ये पूछा भी जाता है कि जो शैक्षिक भ्रमण होता है ये किस प्रकार की सहायक सामग्री है, ऐसे भी कई क्वेश्चन देखे होंगे। और इसे किस रूप में लेना चाहिए, जैसे सहायक सामग्री में भी देखा होगा ये क्वेश्चन ऑप्शनल मिल जाते हैं कि श्रव्य दृश्य में लेंगे या श्रव्य में लेंगे। देखिए ये चीज़ें आपको रिलेट करनी होगी कि कौन सी चीज़ें किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे क्षेत्रीय भ्रमण फील्ड ट्रिप की बात की जाए, इसके उद्देश्य ही पूछे जाते हैं मोस्टली। तो विषय के प्रति रुचि पैदा करना होता है, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं, बाकी निरीक्षण अवलोकन क्षमता का विकास होता है और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो कच्चा कच्ची की जो प्रक्रिया होती है और या क्रियाकलाप एवं विमर्श होते हैं, तो ये वाला टॉपिक है। देखो रैंडमली तो नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी बन जाते हैं क्वेश्चन। कभी कभी एग्जामिनर के बोर्ड में आ जाती है तो वो कैसा भी क्वेश्चन बना लेता है। तो देखिएगा ये क्या है, ये चीज़ें आप पढ़ के देख लेना, ठीक है। आप जैसे प्राइमरी का देखेंगे उसमें क्रियाकलाप जो एक्टिविटी आधारित है या कह सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि ये मैंने वीडियो अलग से बना के डाला था क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SST वाले, साइंस मैथ वाले हैं या आप अदर सब्जेक्ट से लेवल फर्स्ट वाले हो। ये सभी विधियाँ हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के अंडर में या हिंदी की शिक्षण विधियों में या संस्कृत की में या आपकी इंग्लिश की टीचिंग मेथड होती है वहाँ पे या साइंस मैथ के अंडर में भी ये बनी जाते हैं क्वेश्चन।
तो देखिएगा जो मोंटेसरी विधि है इसके प्रतिपादक होंगे मारिया मोंटेसरी। किंडरगार्टन है इसके होंगे फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल। और जो खेल विधि है इसके प्रवर्तक होंगे हेनरी कॉल्डवेल कुक। डाल्टन के होंगे मिस एलन पाकस्ट। पर्यटन के होंगे पेस्टोलॉजी। यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि है जो होंगे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट के होंगे विलियम हेनरी किलपैट्रिक। समस्या समाधान के होंगे सुकरात। आगमन विधि के होंगे अरस्तु। निगमन विधि के होंगे अरस्तु। और आपके हर्बर्ट उपागम जो है उसके होंगे जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। नेक्स्ट देखिएगा एक इकाई उपागम है ये ऐसी मोरिसन संबंधित हो जाएंगे। मस्तिष्क उद्दीलन विधि है ये हो जाएंगे एलेक्स एफ ऑसबर्न। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है ये होंगे डेजी मॉर्वेल या मॉर्वेल जॉन। प्रश्नोत्तर भी सुकरात वुडवर्थ। प्रश्नावली हो जाएगी इससे संबंधित। सूक्ष्म शिक्षण विधि है ये रॉबर्ट नहीं होगा ये एलन होगा, ठीक है। बाकी है मूल्यांकन विधि है वो J.M. राइस से संबंधित हो जाएगी। बेनेटिका विधि है ये आपकी कार्ल्टन वासवर्न से संबंधित हो जाएगी। डेक्राली शिक्षण विधि है ये आपकी डेक्रोली से संबंधित हो जाएगी। बाकी ब्रेल पद्धति है लुइस ब्रेल से संबंधित या लुई ब्रेल बोल देते हैं। प्रक्रिया विधि है वो कैमेनियस से संबंधित हो जाएगी। और बेसिक शिक्षा पद्धति है वो महात्मा गांधी। समाज विधि J.L. मोनेरो। और संकल्पना मानचित्र जिसे कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलते हैं इंग्लिश में ये आपके जोसेफ डी नोवाक के द्वारा प्रतिपादक मानी जाती है। संवाद विधि है प्लेटो से संबंधित। और बोटिविया विधि है ये आपकी जॉन कैनेडी से संबंधित। और बाकी ओविड विधि है वो आपके प्रोफेसर डेक्रोली से संबंधित है। ये हालांकि ये 28 दे रखी है इसमें से लास्ट की 2-3 हटा दें तो बाकी सभी हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में पेपर में बनी जाते हैं कुछ नहीं इनको लेकर, ठीक है। तो इसके अलावा और भी देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर दे रखी है कुछ ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। बताइएगा निम्न में से कौन सी शिक्षक निर्मित या कह सकता ऐसे नहीं कहेंगे शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है या बाल केंद्रित विधि इनमें से कौन सी नहीं है। इस प्रकार के या देखे होंगे क्वेश्चन या कौन सी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखे होंगे। तो यही नाम है आप ध्यान रख सकते हैं इन्हें कि जैसे शिक्षक केंद्रित विधि है वो अमनोवैज्ञानिक होती हैं। ये प्रभुत्ववादी भी कहलाती हैं। इनके ये अदर नाम है यानी इन्हें किसी भी सेंस में पूछा जा सकता है। जैसे प्रभुत्ववादी या अमनोवैज्ञानिक विधि या शिक्षक केंद्रित विधि कौन कौन सी देखिएगा। व्याख्यान विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि ऐतिहासिक विधि पाठ्यपुस्तक कहानी विधि दल शिक्षण ट्यूटोरियल विधि। इनके अलावा निगमन विधि और संश्लेषण ये सभी विधियां हैं अमनोवैज्ञान विधियां मानी जाती हैं। अपने जनतांत्रिक बोलिएगा इसे डेमोक्रेटिक या मनोवैज्ञानिक या छात्र केंद्रित वो विधियों के ये नाम है। जैसे प्रोजेक्ट मेथड प्रयोगशाला अनुसंधान शैक्षिक भ्रमण अभिक्रमित अनुदेशन और आपकी समस्या समाधान मस्तिष्क उद्दीलन खेल विधि आगमन विधि विश्लेषण विधि। तो ये सभी हैं। इनके अलावा और भी होती हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन बात यह कि ये मोस्टली इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो उसी हिसाब से इन्होंने इंक्लूड किया गया है इन विधियों को। अब देखिएगा जैसे अनुदेश तकनीकी से क्वेश्चन बन जाते हैं यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक बोलते हैं। इनके प्रकार कितने जैसे कि पहला होता है अध्यापक केंद्रित अनुदेशन जैसे TCI बोलते हैं टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके उदाहरण होते हैं जैसे व्याख्यान विधि कार्यकलाप आधारित अनुदेशन निर्देशन विधि दल या सामूहिक शिक्षण। ये सभी है आपके अध्यापक नियंत्रण अनुदेशन में आते हैं। फिर है शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन जिसे LCI बोलते हैं लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जैसे स्व अधिगम हो गया सेल्फ स्टडी। अभिकरण अनुदेशन हो गया या अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली हो गई या कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। इसके अलावा जो समूह नियंत्रित अनुदेशन होते हैं जैसे GCI बोलते हैं ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। शायद ये तो रीट 2022 में भी पूछे हैं जो आपकी पात्रता होगी ना या नहीं कह सकते प्री रीट 2022 हुई थी उसमें भी क्वेश्चन बना था। ये सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य होते हैं और समूह अंतक्रियात्मक यानी कि सत्र होते हैं। अब व्याकरण विधि की बात करें तो इसे अन्य नाम से जाना जाता है भाषण विधि या कथन विधि। इसके गुण होते हैं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं बड़े समूह को एक साथ शिक्षण समय में कम श्रम लगता है यानी कम समय में ये विधि संपूर्ण हो जाती है और इसमें श्रम भी कम लगता है। इसके दो से ये है व्याकरण विधि के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है परंतु इसकी जो भी छात्रों की क्रियाशीलता को स्थान नहीं रखते हैं। करो या सीखो जो भी सिद्धांत है की पूर्णता अवहेलना की जाती है। इसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है ये और यह विधि अमनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती इसमें। प्रत्यक्ष अनुभव और प्रयोग से संबंधित कोई भी स्थान नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इसके दोष है। अब आती समस्या समाधान विधि। इनके स्टेपों को लेकर क्वेश्चन ऑलरेडी 2022 में बना है आपने ध्यान दिया हो। उसमें स्टेप पूछे गए थे कितने होते हैं इसके तो उसमें ध्यान दिया हो तो एक तो 3 ऑप्शन शायद एक 5 ये दोनों ऑप्शन राइट आंसर मान लिए थे उसने। नहीं ये पहले माने थे फिर इसे उसने ये कह सकते हैं बोर्ड ने पहले माना था 5 स्टेप फिर उसने एक और मान लिया था 7 5 और 7 माने थे। ये 2022 में ही मैंने पेपर कराया था उसमें था ये क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि 6 स्टेप होते हैं इसके प्रायोजना विधि के प्रायोजना के समस्या समाधान। अब देखते चलिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इस विधि में विद्यार्थी के सामने कोई भी समस्या या परिस्थिति रखी जाती है और विद्यार्थी है वो मानसिक क्रियाओं को हल ढूंढने का प्रयास करता है। इसके सोपान है या इसे स्टेप बोल देते हैं। देखिएगा इसमें देखिए 5 से 7 सोपान का अनुसरण
किया जाता है। देख लीजिएगा जो ऑप्शन माना था ना उनके अनुसार इन्होंने भी 5 से 7 स्टेप लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, ठीक है। अब देखिएगा 5 से 7 हैं, हालांकि अब हम साइंस की बात करें उसमें 6 स्टेप बताए जाते हैं, ठीक है। अब SST है तो यहाँ पे 5 से 7 कर दिए, तो यहाँ पे भी 7 कर दिए। अब वो देखिए कौन कौन से होते हैं कि जैसे समस्या को पहले परिभाषित करेंगे, फिर समस्या का विश्लेषण करेंगे, फिर संभावित जो भी समाधान होगा उसे विकसित करेंगे, फिर संभावित समाधान विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, फिर सर्वोत्तम साधन का विकल्प का चयन करेंगे, फिर उसे समाधान को लागू करेंगे, फिर लास्ट में उसके परिणाम का मापन करेंगे। ये 7 स्टेप हैं, ठीक है। ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन चुका है कि इसके स्टेप कितने हैं, 5 भी आंसर माना था और 7 भी माना था। नेक्स्ट देखते हैं 5 सोपान कौन से, फिर इसके समस्या को परिभाषित किया जाता है और जो भी समाधान है उस पर विचार कह सकते हैं मंथन किया जाता है, एक समाधान विकल्प का चयन किया जाता है और समाधान लागू हुआ परिणाम की समीक्षा होगी। ये 5 स्टेप है। अब इसके गुण क्या है, यानी पॉजिटिव बातें क्या है कि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान किया जाता है, विश्लेषण संश्लेषण समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, निरीक्षण शक्ति और तर्क शक्ति का भी विकास होता है। ये सहयोग और समूह जो भी भावना होती है उसे विकसित करते हैं। आप किसी से भी पढ़िएगा तो ये मोस्टली पढ़ाते हैं, यही है, ये खुद से पढ़ने की चीज़ होती है। टीचर से एक बार समझ लीजिए, बाकी अलावा तो खुद से पढ़िएगा इन चीज़ों को। बार बार ये क्वेश्चन किस टाइप से बनने उन्हें भी करते रहिए, जैसे जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत कमियाँ होंगी वो भी क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन करने से कि हमसे क्या चीज़ें इनमें और एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। अब इसके दोस्त देख लीजिएगा, ये 2 तरह की छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, और समय और श्रम अधिक लगता है। इनके अलावा और भी देख लेते हैं, इस विधि पर आधारित पुस्तकें और जो भी प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव होता है। अब ये मस्तिष्क उद्दीलन विधि, इसे देखिएगा, ये आपके प्रवर्तक रहे थे इसके एलेक्स एफ ऑसबॉर्न, ये भी प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं। ये मस्तिष्क उद्दीलन का अर्थ होता है मस्तिष्क में विचारों का उथल पुथल। देखिएगा इस विधि में होता क्या है, इस विधि में अध्यापक द्वारा किसी भी टॉपिक पर छात्रों को सामूहिक रूप से विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। इसमें छात्रों से ज़्यादा विचार बिना सही गलत पर विचार करे रखने हेतु कहा जाता है। इसमें गलत विचार पर भी आलोचना नहीं की जा कर असामान्य विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी बच्चा कितना क्रिएटिव है कि वो इसकी कितने समाधान बता सकता है या इसके बारे में क्या सोचता है, उस हिसाब से अंत में विचारों को जोड़कर एक सुधारा जाता है। इस प्रकार का ये आपकी मस्तिष्क उद्दीलन विधि होती है, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि जिसे सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड बोलते हैं। ये RPSC सेकंड ग्रेड जो भी तैयारी करते हैं ना SST से, वहाँ पे बहुत पूछी जाती है ये विधि उनकी विशेषताओं को लेकर। तो देख लीजिएगा ये किस प्रकार की विधि होती है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि विद्यार्थी को पूर्ण अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार सामाजिकृत अभिव्यक्ति एक ऐसी विधि है जिसमें सामूहिक रूप से वाद विवाद और छात्र विविध प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते हैं और वे प्रश्न पूछते तथा समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति के विविध यहाँ पर रूप दे रखे हैं, जैसे अनौपचारिक वर्ग बनाना, औपचारिक बनाना, आत्मनिर्देशित बनाना और सेमिनार सामूहिक योजना। इसमें देखिए जो औपचारिक होती है इसमें पैनल चर्चा आ जाती है, परिचर्चा, विचार गोष्ठी, कार्य गोष्ठी, सम्मेलन और समूह परिचर्चा, ये सभी आ जाती हैं। और जो कथन विधि होती है ना, जिसे नरेशन मेथड बोलते हैं, ये इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे ये विधि होती है वो अध्यापक केंद्रित होती है, ठीक है, यानी अध्यापक केंद्रित विधियों में ये एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। और कथन विधि या कथन प्रविधि में शिक्षक क्रमिक रूप से विषय वस्तु को सरल, सुगम और स्पष्ट रूप से या सुस्पष्ट रूप से छात्रों के साथ सामने प्रस्तुत करता है। इस विधि में छात्रों की जो भी आयु या मानसिकता का ध्यान रखा जाता है, किसमें, आपकी कथन विधि में। इसमें और कुछ दे रखा है और ये दे रखा है कि इस विधि में शिक्षण का माध्यम होता है वो मौखिक ही रहेगा। अतः जो भी शिक्षक अभिव्यक्ति प्रभावी रूप से कर पाते हैं या प्रभावी ढंग से, तो वे सफलतापूर्वक इस विधि का प्रयोग कर विद्यार्थियों के अधिगम को करने में सहायक होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को भी एक उदाहरण द्वारा कहानी कथन विधि के माध्यम से प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। तो ये होती है आपकी कथन विधि। नेक्स्ट देखिएगा जो आपकी डिस्कशन है या परिचर्चा क्या चीज़ें होती है वो चीज़ें आप खुद से देख लेना। नेक्स्ट देखिएगा सामाजिक अध्ययन का अध्यापक। अब इसके लिए क्या क्या विशेषताएं दे रखी है देखिएगा, अगर आप इसे तो खुद से पढ़ लें। देखिए ये व्यक्तिगत गुण होते हैं, जैसे विषय में आपकी रुचि होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, आत्मविश्वास और धैर्यवान होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। ये व्यक्तिगत आपके अगर सामाजिक अध्यापक है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि ये अदर में भी सब्जेक्ट में लागू होंगी, लेकिन ये कि जब हम सामाजिक SST पढ़ रहे हैं तो उसी आधार पर उसी हिसाब से हमें जो भी पॉइंट दे रखे उसी सेंस में समझने होंगे। बाकी व्यावसायिक गुण कौन से होंगे कि अच्छा परामर्श दाता होना चाहिए, निर्देशकर्ता होना चाहिए, ठीक है, विषय वस्तु का ज्ञान हो, प्रस्तुतिकरण का बेहतर ढंग हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, कक्षा का कुशल नियंत्रण हो, शिक्षक तकनीक का ज्ञान हो और शिक्षण के जो भी उद्देश्य है उसका भी ज्ञान हो। ये तो हो जाएगी व्यावसायिक। और सामाजिक गुण भी होने चाहिए, जैसे नेतृत्व की क्षमता होना, सामाजिक की भावना होना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना और न्याय प्रिय होना, ठीक है। तो इस प्रकार ये विशेषताएं दे रखी हैं।
इनके अलावा और कुछ बच रहा है वो देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं, जैसे आपने देखा हो समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है या क्रिटिकल थिंकिंग। देखिएगा आप देख लीजिएगा, यानी देखिएगा समालोचनात्मक चिंतन है कौशल होते हैं जैसे विश्लेषण करना, सृजनात्मकता, समस्या समाधान और खुला मस्तिष्क संप्रेषण, ये आते हैं। अब इसकी प्रमुख विधियां भी आती हैं जैसे मस्तिष्क उद्दीलन विधि, वाद विवाद, परिचर्चा, प्रोजेक्ट, सेमिनार। बाकी इन तीनों पॉइंटों को आपको से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिएगा शिक्षण के स्तर पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन हमने देखे इसी के बनते हैं। जैसे स्मृति स्तर पर आधारित किसने ये विचार दिया था, तो ये दिया था जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, इसे हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं। तो इन्होंने 5 स्टेप बताए थे। PPCGA मैंने इसी प्रकार याद कर रखे हैं, जैसे प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना करना, फिर सामान्यीकरण करना, फिर प्रयोग करना। इसी प्रकार बोध स्तर पर बांटे हैं वो थे हेनरी सी मॉरिसन, ये बोध के आधार पर इन्होंने भी 5 स्टेप बताए हैं, ठीक है। बाकी है चिंतन स्तर, ये हंटर के द्वारा बताए गए थे, मॉरिसस P हंट बोलते हैं। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिक्षण के स्तर है वो स्मृति के आधार पर किसने बांटे थे, बोध के आधार पर किसने बांटे थे और चिंतन के आधार पर। इनके स्टेप भी ये पूछ लिए जाते हैं, बताइएगा। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर और मॉरिसन का ऐसा कौन सा स्टेप है जो दोनों में समान होता है, तो वो होता है आपका कौन सा होता है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। तो इसमें शायद तो दोनों में समान होगा, वो प्रस्तुतिकरण होगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये सेकंड ग्रेड में। जैसे मॉरिसन मॉडल को है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का नाम भी दिया जाता है, किस इस वाले मॉरिसन को। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें और किस चीज़ें बताने की, देखिए ये हो गई। अब देखिएगा सामाजिक जो भी शिक्षण है उसकी समस्याएं दे रखी हैं, अध्ययन की समस्या है। तो जैसे NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान से संबंधित आम अवधारणाएं, यानी जो से ये दे रखी हैं कि यह एक अनुपयोगी विषय है, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के विषय के प्रति अरुचि होना, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देख लेना। और सामाजिक विज्ञान अध्यापन की प्रमुख समस्या है जैसे कक्षा का चक्कर, ठीक है, और शिक्षक छात्र अनुपात, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। आप इन्हें पढ़ लेना। और इसके अलावा और कुछ है कि इसमें एक ये भी दे रखा है कि इसमें एक तो कोटारी कमीशन भी दे रखा है, इसमें इंक्लूड किया हुआ, और साथ ही अप्रशिक्षित अध्यापक और पुस्तकालय का अभाव, ये सभी कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्याएं इंक्लूड की गई हैं इसमें। अब देखिएगा इसमें कुछ दे रखे हैं जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे ICT बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें सूचना होती है, संचार होता है, प्रौद्योगिकी। अब इसमें डिवाइड कर रखा है कि देखिएगा अगर नेक्स्ट पेज पर आए तो यहाँ पर देखिएगा जो भी आविष्कार हुए हैं ICT के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, तो वो ये है, इनसे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बन ही जाते हैं। जैसे कि इसमें दे रखे हैं 1837 में जैसे टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ था, जैसे आपके अमेरिका के मॉर्स ने किया था, जैसे SBB मॉर्स बोलते हैं। बाकी 1843 में फैक्स का आविष्कार हुआ था जो अलेक्जेंडर बेल ने किया था, ये स्कॉटलैंड के थे। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ जो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था, जो स्कॉटलैंड का था। 1895 में रेडियो का आविष्कार हुआ था जो मार्कोनी बोलते हैं, इटली के। ये शायद रीट लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी ये है 1925 में टेलीविजन का आविष्कार हुआ था, जी आपके GL बियर्ड ने किया था, ये भी स्कॉटलैंड का था। 1925 ही बोला था ना मैंने कि 1925 में टेलीविजन का आविष्कार है GL बियर्ड ने किया था। बाकी 1957 में प्रथम कृत्रिम उपग्रह सोवियत रूस के द्वारा या USSR के द्वारा भेजा गया था। 1975 में भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। 1975 में ही सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जिसे SAT बोलते हैं, ये भेजा गया था। बाकी 2004 में एडुसेट भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह भेजा गया था। तो ये 2004 वाला, 1975 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। इनके अलावा ये देख सकते हैं जैसे परंपरागत ICT उपकरण कौन से रहे हैं और आधुनिक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा जैसे मौखिक मुद्रित, ये तो सभी चीज़ें जानते होंगे। इसमें जैसे कठपुतलियाँ हो गई, ठीक है, OHP, सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सभी परंपरागत हैं। और आधुनिक में आते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मीडिया, ये सभी जोड़ के डिजिटल कैमरा हो गया, PC, लैपटॉप, नोटबुक, ये सभी आ जाएंगे। इनके अलावा जैसे LAN, ये नेटवर्क के प्रकार होते हैं इंटरनेट में, मैन, WAN, WAN बोलते हैं इसे, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, E-लर्निंग, वर्चुअल क्लास रिकॉर्ड, ये सभी है पर आधुनिक में आएंगे। बाकी रेडियो, देखिएगा रेडियो का प्रसार भारत में 1927 बम्बई में हुआ है। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो को नाम दिया गया और 1957 में आकाशवाणी का नाम प्रसिद्ध हुआ इसका, ठीक है। 1937 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन प्रथम बार विद्यालय शिक्षा प्रोग्राम स्टार्ट की गई थी इसमें, ठीक है। और क्या है इसमें, कुछ और है, ये तो आप अपने आप से ही पढ़ लें,
वो बेस्ट रहेगा। ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिएगा अगर ध्यान हो तो 2021 की परीक्षा हुई थी तो उसमें ये पूछा था कि जयपुर के द्वारा है कौन सा एक चैनल है जो संस्कृत में शिक्षा देता है, तो उस चैनल का नाम पूछा था। और आप नाम के पेपर देख रहे होंगे, फाइनल हो, मेजर हो, माइनर हो, तो उनमें भी पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान की कौन सी ऐसा चैनल है जो शिक्षा से संबंधित है। इस प्रकार का ज्ञान दर्शन था, ये क्वेश्चन हमने किया था, आपको ध्यान हो तो कुछ इसी प्रकार का ये ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल है जो 2000 में कह सकते हैं 2000 में स्टार्ट किया गया था। बाकी सैटेलाइट स्टेशन टेलीविजन एक्सपीरियंस ये साइट 1975 से संबंधित है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट है जिसे SSTV बोलते हैं, ये 1961 में स्टार्ट किया गया था। देखो ईमेल है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, तो ये आपके टॉम लिंकसन है ना, इसने शुरुआत की थी, यह जन्मदाता माना जाता है। और जो पहला फ्री ईमेल सेवा की जन्मदाता है वो सबीर भाटिया को जाना जाता है, इन्होंने जून 1996 में होटमेल सेवा शुरू की थी। बाकी इंटरनेट के बारे में ये चीज़ दे रखी है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि जो 1990 में जो टिम बर्नर्स ली है ना, इनके द्वारा WW यानी W का आविष्कार किया गया था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। बाकी ये उपग्रह से संबंधित है, जैसे आर्यभट्ट का भेजा गया था, ठीक है। और इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो आपका स्पुतनिक प्रथम था, जिसे 1957 में सोवियत रूस के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। भारत का कृत्रिम उपग्रह है वो आर्यभट्ट है जो 1975 में सोवियत संघ की सहायता से ही भेजा गया था। और कौन से हैं इसमें, एक कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर वो लैटिन भाषा से बना है और ये कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है करना करना। इसके जनक माने जाते हैं कंप्यूटर के वो एलन ट्यूरिंग, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान के जनक माने जाते हैं वो एलन ट्यूरिंग, और लेकिन कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ये भी ध्यान रखना है। और बाकी भारत में ICT के बारे में, जैसे कल्प कार्यक्रम चल रहा है 2004-05 में राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। देखिएगा इन्हें याद रखें, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये कार्यक्रम 2004-05 में स्टार्ट किया गया था, राजस्थान में 187 उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और ये सर्व शिक्षा अभियान है ना, उसके अंतर्गत किया गया था। बाकी है इसका जो कल्प है, इसकी फुल फॉर्म होगी कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर से परिचय या समझ विकसित करना। एक चलता है क्लिक योजना है, इसका पूरा नाम है कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कम्प्रहेंसिव नॉलेज। इसका मतलब राजस्थान के जो भी विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत जो भी स्टूडेंट है, कंप्यूटर के कौशल विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। ज्ञान दर्शन क्या है, ये भारत का एक शैक्षिक TV चैनल है। और ज्ञानवाणी क्या है, तो ज्ञानवाणी एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है जो प्रथम ज्ञानवाणी स्टेशन की स्थापना 7 नवंबर 2001 में की गई थी, लेकिन वास्तव में 7 जुलाई 2003 से प्रारंभ हुआ था। इनके अलावा दीक्षा ऐप है। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ना द्वारा निर्मित एक एप्लीकेशन है जिसमें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप घर बैठे मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकते हैं। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग रखा गया है। वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक की जो भी सामग्री है उपलब्ध है इस पर। बाकी इसमें ऐप के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सकता है या दिया जा रहा है, ठीक है। उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है निष्ठा, और निष्ठा की फुल फॉर्म होगी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांस रखा गया है, ये एडवांसमेंट। वही गए शिक्षा वाणी, ये क्या चीज़ है, ये विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने की एक स्कूली शिक्षा है जो राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी शुरुआत की थी। एक आती है शिक्षा दर्शन, ये भी राज्य सरकार ने नई पहल की है। इसके द्वारा जो आपके दूरदर्शन TV होते हैं ना, उसके माध्यम से शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो 1 जून 2020 से प्रारंभ किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हवामेल कार्यक्रम भी स्टार्ट किया है बच्चों की जो पढ़ाई सुगम बनाने के लिए एक नई कार्यक्रम हवामेल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम से जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया रोचक बनाया जाए जिससे बच्चे को तुरंत समझ में आ जाए। इसका प्रसारण वो RSERT उदयपुर के द्वारा 2 मई 2020 से प्रत्येक शनिवार को किया गया था, ठीक है। इस प्रकार ये शायद 142 पेज पर समाप्त हो गए। देखिएगा आप खुद से पढ़ेंगे ना वो बेस्ट रहेगा। ये टीचिंग मेथड इतनी भी टफ नहीं आती कि आप ना कर पाएँ, सिंपल ही पूछी जाती है SST की। एक तो डेफिनेशन से फिक्स आना होता है क्वेश्चन, एक प्रोजेक्ट मेथड से आना होता है, या किसी प्रतिपादक का मिलान से पूछ लेता है कि जैसे प्रश्नावली विधि या आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो गई या मानसिक उद्दीलन विधि हो गई या कोई अन्य विधि मिलान से क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कुछ सहायक सामग्री को लेकर भी बन जाते हैं, इसमें दे नहीं रही है लेकिन सहायक सामग्री से भी क्वेश्चन बन जाते हैं।
हमसे एक पेज छूट गया था। कैसे कि हम जब देखिएगा ये वाला पेज छूटा, इसमें कुछ क्या उल्टे सीधे क्रम दे रखे हैं। एक तो इस वजह से, एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा इसमें ये वाला पेज छूट गया था। ये पीडीएफ किसी ने नहीं बनाई है ना, उल्टा सीधे पेज कर दिए। जैसे जो सामाजिक अध्ययन की जो संकल्पना या जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उन्हें डिवाइड कर रखा है। जैसे ऐतिहासिक अवधारणा भी होती है, जिनमें हम शामिल करते हैं तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, तत्कालीन घटनाओं का, या जो भी ललित कला या प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना हो, तो ये सभी ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। एक होते हैं नवीन अवधारणा या नवीन कॉन्सेप्ट, या जिसे न्यू कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। इसमें नवीन अवधारणाओं की समझ से संबंधित होता है, जैसे आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाले विषय, जो भी शिक्षण के लिए नवीन जो भी आधार प्रदान करने वाले विषय, ठीक है। इनके अलावा और भी हैं। इसमें नेक्स्ट है शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण क्षेत्रीय विषय के रूप में। फिर बाकी ये है कि सामाजिक व भौतिक वातावरण का अध्ययन, सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन और मानवीय जीवन का अध्ययन, इस प्रकार है। देखिएगा जैसे कि 1916 में अमेरिका के जैसे ये सामाजिक अध्ययन के विषय के रूप में विकास किस प्रकार हुआ था, तो उसमें जैसे 1916 में अमेरिका के माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन, जिसे कमीशन ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस विषय के रूप में मान्यता मिली। सर्वप्रथम डॉक्टर जो पी जाकिर हुसैन थे, उन्होंने 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के नाम से 7 वर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था, जिसमें सामाजिक ज्ञान विषय यानी सामाजिक ज्ञान विषय को रखा गया था। बाकी माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिर आयोग बोलते हैं, 1952-53 में इस मुदालिर आयोग ने सामाजिक अध्ययन शिक्षण को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाने की अनुशंसा रखी थी। नेक्स्ट देखिए कोटारी आयोग है, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कह रहा था 1964-66। इसमें क्या कहा गया था, 1 से 5वीं तक की जो कक्षा है उसमें सामाजिक को एकीकृत रूप में या एकीकृत उपभागों के रूप में कक्षा 6, 7, 8 में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को पृथक पृथक पढ़ाने का सुझाव दिया था। फिर यह 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम, इसकी रूपरेखा 1975 में बनी थी। इसने सुझाव दिया था कि प्राथमिक कक्षाओं में जो भी सामाजिक विज्ञान होगी वो सामाजिक अध्ययन का नाम उचित होगा। बाकी देखिएगा आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ये 2023, इसने क्या कहा था, जैसे भूगोल और इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संतुलित ढंग से विषय वस्तु की ली जा सकती है। इसे सरल से कटने या निकट से दूरस्थ उपयुक्त क्रम में रखा जा सकता है, ऐसे कहा था जो आपका एनसीएफ 2000 ने। बाकी एनसीएफ 2005 ने क्या कहा था, वो ये कहा था कि जो पाठ्यक्रम के निर्माण की केंद्रीकृत जो भी प्रकृति रहेगी, वो जगह विकेंद्रित पद्धति को अपनाया जाए, ताकि अध्यापक, विद्यार्थी व स्थानीय समुदाय के अनुभव जोड़ा जा सके। इसमें केवल मुख्य धारा का विवरण न देकर अधिक से अधिक समूह और क्षेत्रों को जोड़ा जाए। इसमें सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक दृढ़ता की बजाय वैज्ञानिक वैधता होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान, विविधता, मानवीय मूल्यों को निर्माण में सहायक हो। इसमें और है जैसे कि शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थी नैतिक, मानसिक, आलोचनात्मक ऊर्जा स्थापित हो। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु भूगोल, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से भी ली जाए, तो ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। इसमें जैसे ज्ञान की मीमांसा परिवर्तन, इसमें क्या कहा गया है, देखिएगा इसमें सभी को पढ़ लेना। इसमें देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में नागरिक शास्त्र के विषय के नाम को बदलकर राजनीतिक शास्त्र कर दिया गया, यह सुझाव दिया गया था ये, ठीक है। बाकी जैसे सामाजिक अध्ययन के मूल्य और या उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन के मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य हो गया, सांस्कृतिक मूल्य हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हो गया, नैतिक, उपयोगितात्मक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य, भौतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य और जनतांत्रिक मूल्य। ये चीज़ हमसे छूट गई थी शुरुआत में, तो ये देखो ओवरऑल ये कि आप खुद से पढ़ेंगे वो बेस्ट रहेगा ये टीचिंग मेथड। बाकी इसमें जो और है ना ज्योग्राफी, कल्चर, वो देख लेंगे, क्वेश्चन और भी इसमें दे रखे हैं थ्योरी, वो भी देख लेंगे।